यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिकल शेप सेल्स जो हैं वो शो किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, टिश्यू एनॉक्सिया की बात हुई, वही मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि सिकल सेल जो होते हैं ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड इन द नैरो कैपिलरीज की जो छोटी कैपिलरीज होती हैं उसमें ब्लड का फ्लो जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है इनकी स्पेसिफिक शेप की वजह से। इसकी वजह से एनॉक्सिया होता है, और एनॉक्सिया जो होता है वो फर्दर क्या करता है, पेन भी करता है और इवेंचुअली डेथ भी कर सकता है। यहाँ पे आप फाइबर्स ऑफ सिकल हीमोग्लोबिन देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से HBS जो होते हैं, HBS के मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में ज्वाइन करते हैं और एक रोप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर द रोप लाइक स्ट्रक्चर। और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं फाइबर्स ऑफ सिकल हीमोग्लोबिन, इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये रोप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, किस वजह से हैं कि HBS के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद जो है वो एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि उसी का हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, उसी रोप लाइक स्ट्रक्चर का। अच्छा, बहुत सारी कंडीशन है जो इस सिकलिंग के प्रोसेस को इंक्रीज कर जाती हैं, ठीक है, जैसे कि पीएच जो होती है वो क्या कहते हैं, अफिनिटी जो होती है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की उसको अफेक्ट करती है। इसी तरह डिहाइड्रेशन जो होती है वो अफेक्ट करती है, ठीक है, और सिकलिंग के प्रोसेस को इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और एरिथ्रोसाइट में 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की कंसंट्रेशन जो होती है ये भी सिकलिंग के प्रोसेस को इंक्रीज करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिकलिंग इंक्रीज हो रही है, सिकलिंग की वजह से ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, और स्लो ब्लड की सर्कुलेशन जो होती है विस्कोसिटी इंक्रीज होने की वजह से स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया जब हो जाता है यानी ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो कंप्रोमाइज हो जाती है टिश्यू को या सेल्स को, तो ये इट प्रमोट्स फर्दर सिकलिंग। और उसके बाद क्या होता है कि लोअर्स पीएच डिक्रीजेज O2 टेंशन एंड इंक्रीजेज सिकलिंग। जब सिकलिंग फर्दर प्रमोट हो जाती है तो पीएच लो हो रही है, जब पीएच लो होगी तो अल्टीमेटली फिर जो है इस सिकलिंग का प्रोसेस जो है ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आवाज़ आ रही है बच्चों आपको? स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि ये जो होता है कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जो होते हैं उसमें सेलेक्टिव एक एडवांटेज एग्जिस्ट करता है। क्या होता है कि ये आपने देख के आना है, आपकी छोटी सी एक असाइनमेंट है कि हेट्रोजाइगस जाइगोट्स फॉर सिकल सेल जीन आर लेस ससेप्टेबल टू मलेरिया, ठीक है, कि जो सिकल सेल जीन के हेट्रोजाइगोट्स होते हैं दे आर लेस ससेप्टेबल टू मलेरिया। क्या मतलब है कि उसमें मलेरिया होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। तो इसकी रीज़निंग क्या होती है ये आपने पढ़ के आना है, ठीक है। ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट होगी। नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या रीज़न होती है कि जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो मलेरिया के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में ही दिया गया है, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे लिपिनकॉर्ड से तो इसकी रीजनिंग जो है इसके पेज 37 पे दी गई है, ठीक है। इसके अलावा आप बताएंगे मुझे कि जीन क्या है, ये भी छोटी सी असाइनमेंट है, और व्हाट इज़ द काज ऑफ दिस डिक्रीज ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है, ये क्वेश्चंस हैं, ये आपने इसको स्टडी करके आना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम हीमोग्लोबिन सी की तरफ, ठीक है, सी डिजीज, ठीक है। अब क्या है, ये चीज क्लियर हो गई बेटा? मैम जी मैम जी जी मैम हेट्रोजाइगोसिटी तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तो होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट है ये। अब बेटे ये पढ़ के आइएगा कि इसमें क्या होता है, ठीक है ना। ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जो होते हैं ना, ये ट्रेट तो है होमोजाइगस, ठीक है, लेकिन जो हेट्रोजाइगस होते हैं ना उसमें क्या है कि कुछ थोड़ी सी ऐसा बेनिफिट होता है जो जनरेट होता है जिसकी वजह से मलेरिया जो होता है वो उसकी ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज्ड होती है, ठीक है, उसका अफेक्ट होता है। ये
डिजीज जो होती है हीमोग्लोबिन, ये तो इस वजह से होती है, ठीक है, लेकिन जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं सॉरी, उनमें डिक्रीज ससेप्टेबिलिटी क्यों होती है, यही मेरा क्वेश्चन है। और जब आप इसको थॉरोली पढ़ेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात? यस मैम। ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं वर्ल्ड के जहाँ पे, अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पे ये डिक्रीज ससेप्टेबिलिटी ऑफ मलेरिया होती है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये आप देख के आएंगे कि इसकी रीजनिंग क्या है, ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी फिर नेक्स्ट इसमें। अच्छा, ये तो हो गई हीमोग्लोबिन एस, किस वजह से थी, थोड़ा सा आप मुझे इसका बताएं, इसकी क्या बायोकेमिस्ट्री है अंडरलाइन? पॉइंट म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन इन द बीटा चेन्स, बीटा चेन में होती है, ठीक है, 6 पोजीशन पे होती है, हाँ उसमें ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, हाँ ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, ठीक है, 6 पोजीशन पे होती है, बीटा चेन में होती है, पॉइंट म्यूटेशन होती है। पॉइंट म्यूटेशन का क्या मतलब है कि एक अमाइनो एसिड जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो अमाइनो एसिड जो चेंज होता है दैट इज ग्लूटामिक एसिड एंड दैट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी जो होते हैं दैट आर सिकल शेप, और ये जो सिकल शेप आरबीसी होते हैं ये क्या होता है कि बाद में क्लम्प्स बना लेते हैं, ठीक है। फिर क्लम्प्स जो होते हैं ये रोप लाइक फाइबर बना लेते हैं, मैंने आपको ये रोप लाइक फाइबर भी डायग्राम में दिखाया, और जो इसके क्या कहते हैं उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है वो भी आपको दिखाया, ठीक है। अब ये जो क्या कहते हैं सिकल शेप होती है, इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि जब इसकी वजह से जो आरबीसी की नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है, उनकी डिस्ट्रक्शन के चांसेस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, उनकी हेमोलिसिस के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जब हेमोलिसिस होगा आरबीसी का तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बिलिरुबिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। हमने देखा था जॉन्डिस, क्योंकि हमने लास्टली स्टडी किया था उसमें हमने देखा था कि जो प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है, ठीक है, उसमें उसकी एक रीज़न जो होती है ये हीमोलिटिक एनीमिया, यानी ये जैसे कि सिकल सेल एनीमिया जो है ये हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह यही रीज़न है कि जब आरबीसी की ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि फ्री जो है वो बिलिरुबिन की प्रोडक्शन जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है, ठीक है। उसके अलावा जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हमने देख ली थी उसमें बोन पेन था, ठीक है, जिसकी वो क्यों होता है क्योंकि जो माइक्रोवास्कुलेचर होता है उसमें क्या होता है कि ये जो होता है क्लॉग कर लेते हैं, ये जो सिकल सेल हैं वो ब्लड वेसल्स को स्टक इन कर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बोन पेन डेवलप होता है, ठीक है, और स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, हेपेटोमेगाली होती है, क्योंकि बाजुकात जो लिवर होता है उसको ब्लड सेल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि इसमें क्या होता है टिश्यू एनोक्सिया होता है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये थे हीमोग्लोबिन एस डिजीज़ के, ठीक है। अब क्या होता है कि क्लिनिकली भी वैसे अगर हम इन पेशेंट्स को देखें तो क्या होता है कि क्योंकि जब आरबीसी जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो अल्टीमेटली जो मैरो जो होता है बोन मैरो वो क्या होता है वो ये ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी की प्रोडक्शन करे, ठीक है, जिसकी वजह से बोन्स जो होती हैं जैसे फेस की बोन्स हैं या हेड की बोन्स जो होती हैं वो उनमें उनकी जो अजीब सी वाइडनिंग सी हो जाती है, ठीक है, और इसी तरह से क्या कहते हैं एक बिल्कुल मिसफॉर्मेशन सी हो जाती है उनकी, ठीक है। तो अगर हम एक्सरे पे देखें तो एक स्पेसिफिक सा फीचर आता है इसमें दैट इज़ नोन एज हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया। अब ये सारे के सारे जो क्राइसिस होते हैं इसको हम कैसे कम्बैट कैसे करते हैं हीमोग्लोबिन एस में जो पेनफुल बोन क्राइसिस होता है उसके लिए हम एनाल्जेसिक दे देते हैं। रिपीटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं उसके लिए हम क्या कहते हैं डिफरेंट एंटीबायोटिक थेरेपीज़ वगैरह जो हैं वो देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्लिनिकली जो होता है इस चीज़ को ट्रीट कर लेते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन सी डिजीज़ होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है हीमोग्लोबिन सी में सिंगल अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन एट 6 पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, यानी इसमें भी जो चेंज आ रही है वो बीटा ग्लोबिन चेन में ही आ रही है, 6 पोजीशन पे आ रही है, लेकिन इसमें अमाइनो एसिड डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूटामेट की जगह पे लाइसिन आ जाता है, ठीक है,
एस में कौन सा आया था, वेलिन आया था, यहाँ पे ग्लूटामेट की जगह लाइसिन आ जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से ये सब्स्टिट्यूशन क्या करती है, HBC टू मूव मोर स्लोली टुवर्ड द एनोड देन एज कंपेयर टू HBA और HBS डज, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न इसका देख लें पता चलेगा कि ये जो HBC है ये HBA और HBS के कंपैरिजन में भी मोर स्लोली मूव करती है, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न, तो मैं आपको दोबारा से उसका एक व्यू देती हूँ। ये देखें, ये HBA शो की गई है, ये HBS शो की गई है, और यहाँ पे ये ब्लू से HBC शो की गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस अपने पॉइंट ऑफ स्टार्ट से जो ट्रैवल किया है वो HBC ने ट्रैवल किया है, ठीक है। उससे ज़्यादा डिस्टेंस HBS ने किया है, और उससे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो होता है वो HBA ने ट्रैवल किया है, यहाँ ब्लैक से शो किया गया है, तो ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन दोनों के कंपैरिजन में HBC ने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे कम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। मैम जी बच्चे। मैम हीमोग्लोबिन एस में जो हीमोग्लोबिन है वो पोलिमराइज करती है और आरबीसी भी पोलिमराइज करता है। हाँ बेटे, हीमोग्लोबिन से रिलेट कर रहे हैं ना। आरबीसीज जो होते हैं उन्हीं की तो शेप डिस्टॉर्ट होती है, ठीक है। वही तो सिकल शेप, उनकी जो शेप होती है वो सिकल होती है, क्योंकि उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ग्लोबिन चेन में क्योंकि डिफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है आरबीसी की, जैसे वो नॉर्मली तो वो क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल शेप होती है तो वो ब्लड वेसल से पास थ्रू कर सकते हैं ना। अगर उसमें रिजिडिटी आ जाए तो अल्टीमेटली उनके वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन स्क्वीज़ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ये ग्लोबिन चेन जो है इसमें बीटा ग्लोबिन चेन के डिफॉर्मिटी और डिफेक्ट की वजह से ही ये सारा का सारा जो सीन होता है ये क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये हो गया, दिस सब्स्टिट्यूशन causes HBC to move more slowly toward the anode than HBA or HBS does. Patient homozygous for hemoglobin C generally have a relatively mild chronic hemolytic anemia, ठीक है। अब इसमें ज़रा सिम्टम जो होते हैं इतने एग्रीवेटेड नहीं होते, ये relatively mild chronic hemolytic anemia होता है, ठीक है। इसमें इतना क्राइसिस नहीं होता और इसमें कोई ख़ास थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती जैसे कि HBS में होती है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है हीमोग्लोबिन SC डिजीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये दोनों बीटा ग्लोबिन चेन्स जो होती हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि इसमें HBC वाली म्यूटेशन भी आ सकती है और HBS वाली भी आ सकती है। बोथ ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन्स आर एबनॉर्मल ऑल्दो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और ये जो भी पेशेंट होता है उसको चाइल्डहुड में पेनफुल क्राइसिस आता है। अच्छा, अब मेथिमोग्लोबिनीमिया क्या होता है कि अगर ऑक्सीडेशन हो जाए हीम कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन की फेरिक स्टेट में तो ये मेथिमोग्लोबिन बनाता है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर सकती, ठीक है जी। ये कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि क्या कहते हैं ये ऑक्सीडेशन करती हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, और ये क्या करती हैं, ये अफेक्ट करती हैं। और इनहेरिटेड डिफेक्ट्स भी इसमें आ सकते हैं, और कुछ म्यूटेशंस भी हो सकती हैं अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन की, जो कि इस मेथिमोग्लोबिन को की फॉर्मेशन को प्रमोट कर सकती हैं, ठीक है। इसमें चॉकलेट साइनोसिस होता है, यानी चॉकलेट कलर की डिस्कलरेशन हो जाती है, यानी ब्राउनिश ब्लू डिस्कलरेशन जो होती है वो स्किन की हो सकती है। जस्ट थोड़ी सी बात है मेथिमोग्लोबिनीमिया के बारे में, ठीक है। और सिम्टम्स जो होते हैं टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है, यानी कंप्रोमाइज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है टिश्यू को, ठीक है। और क्या कहते हैं इसकी वजह से एंग्जाइटी हो सकती है, हेडेक्स हो सकते हैं, ठीक है। और डिस्निया हो सकता है, ठीक है। यानी क्या है कि ये ब्रीदिंग में जो प्रॉब्लम होता है, और रेयर केसेस में कॉमा और डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट मेरा ख्याल है कि आज हम ये हीमोलिटिक एनीमिया तक ही रहते हैं रिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम थैलासीमियाज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफली अब एक समरी है वो आप मुझे बताइएगा। हीमोग्लोबिनोपैथीज था हमारा टॉपिक आज का,
हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। हीमोग्लोबिन ए हो सकती है जिसमें चेन कौन सी होगी, 2 अल्फा चेन्स होंगी, 2 बीटा चेन्स होंगी। हीमोग्लोबिन एफ है विच हैज़ 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन्स। हीमोग्लोबिन एच BA2 है दैट हैज़ 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चेन्स, ठीक है। एंड हीमोग्लोबिन एफ इज प्रेजेंट इन fetal life while hemoglobin A is the most prominent and most occurring hemoglobin in our body, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन A2 है ये भी 2-3% जो होती है, कुछ थोड़ी सी अमाउंट जो होती है हीमोग्लोबिन A2 की प्रेजेंट होती है। सो ये सारी की सारी टाइप्स हैं हीमोग्लोबिन की। अब क्या होता है कि अगर इनमें कहीं भी कोई पैथोलॉजी आ जाए इन 4 चेन्स में, 2 अल्फा 2 बीटा, इनमें किसी तरह की कोई चेंज आ जाए तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिनोपैथीज जनरेट हो सकती हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिनोपैथीज जो होती हैं डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। जो आज हमने हीमोग्लोबिनोपैथीज डिस्कस की हैं दैट वर सिकल्स, ये एनीमियाज से रिलेटेड हैं, यानी क्या कहते हैं इसमें क्या होता है कि म्यूटेशंस होती हैं। हमने सबसे पहले जो मेन देखी है दैट इज़ नोन एज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। उसमें क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में, बेसिकली आरबीसी जो होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, उसमें ये होता है कि बेसिकली जो ग्लोबिन चेन्स होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं। ग्लोबिन चेन्स में क्या ऐसा डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ये पैथोलॉजी जनरेट होती है, उसमें एक पॉइंट म्यूटेशन होती है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि एक सिंगल जो अमाइनो एसिड होता है वो एक दूसरे अमाइनो एसिड से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ये जो प्रोटीन है उसका फंक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो इसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है, ग्लूटामिक एसिड जो है वेलिन से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। आरबीसी जो होते हैं उनकी शेप जो होती है जब डिस्टॉर्ट होती है, उनकी नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो ब्लड वेसल से पास थ्रू करते हैं तो वो जी बच्चे जब ब्लड वेसल से पास थ्रू करते हैं तो उनकी क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और क्या कहते हैं एक्सेसिव हेमोलिसिस हो सकता है इसमें, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हीम की ब्रेक डाउन होगी तो अल्टीमेटली बिलिरुबिन की प्रोडक्शन होती है। जब बिलिरुबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेगा तो इट कैन लीड टू जॉन्डिस, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि पेनफुल बोन क्राइसिस होता है माइक्रोवास्कुलेचर से जब ये सिकल सेल पास थ्रू करते हैं, और तो क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम करते हैं, पेन करते हैं बोन के अंदर, ठीक है। इसी तरह से ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, इन्फेक्शन के यानी चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं इस तरह के पेशेंट्स में। इसी तरह से क्या होता है कि स्प्लीनोमेगाली हो जाती है और हेपेटोमेगाली भी हो सकती है, क्योंकि लिवर भी कोशिश करता है कि जब ये जो कमी होती है आरबीसी की इसको रिप्लेस करे। बोन मैरो जो है वो ट्राई करता है इस डेफिशिएंसी को रिप्लेस करने की। तो क्या होता है कि बोन्स जो होते हैं उनके उनमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि स्कल की बोन है तो उसमें स्ट्रक्चरली डिफॉर्मिटी सी आ जाती है, ठीक है। एक ख़ास किस्म का फेशियल फेसेस जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं उसमें। और क्या कहते हैं अगर एक्सरे पे देखें, स्कल का एक्सरे देखें तो हेयर ऑन एंड अपीयरेंस होती है, ठीक है। और क्या कहते हैं उसके बाद हमने देखा था कि तो हीमोग्लोबिन एस की बात हुई थी, उसके बाद हमने हीमोग्लोबिन सी देखा था। उसमें होती पॉइंट म्यूटेशन ही है, अमाइनो एसिड की सब्स्टिट्यूशन होती है लेकिन वो एक डिफरेंट अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं उसमें क्या क्लिनिकली सिम्टम्स इतने एग्रीवेटेड नहीं होते। उसके बाद हमने क्या कहते हैं जो हीमोग्लोबिन एस सी देखी थी, ठीक है। वो उसमें दोनों तरह की म्यूटेशंस जो हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। अब जब हमने इन सब हीमोग्लोबिन को इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन किया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक टेक्निक होती है जिसकी वजह से हम किसी भी प्रोटीन को या डीएनए को या हम उसको क्या कहते हैं उस एक जेल के अंदर रन करते हैं और इस तरह से डिफरेंट तरह की म्यूटेशन को हम एवेल्युएट कर सकते हैं। इसमें हमने जो है उस जेल के अंदर पुट की थी तीनों तरह की हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस और हीमोग्लोबिन एससी जो है, ये हमने तीनों तरह की हीमोग्लोबिन जो है ये हमने इसमें पुट की थी। और हमने देखा था कि इनकी रनिंग जब हमने इसको इलेक्ट्रोड से ज्वाइन किया तो हमने देखा कि कौन सी हीमोग्लोबिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो हमने कंपैरिजन देख लिया था कि ये इसने जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है इसने सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद एस ने उससे कम किया और सी ने
उससे कम किया। इस तरह से हमने डिफ़र कर लिया कि कोई ना कोई ऐसी पैथोलॉजी है जिसकी वजह से इनका जो नॉर्मल ट्रैवल है वो डिस्टर्ब हुआ है और ये अपने अप्रोप्रिएट इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसकी हेल्प से हम इसको एवेल्यूएट कर लेंगे और क्या कहते हैं कि जो भी मेडिकली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको हम पेन एनाल्जेसिक दे के और इसके अलावा क्या कहते हैं जो है एडिक्वेट हाइड्रेशन से, एनाल्जेसिक से और एंटीबायोटिक्स जो होता है उससे ट्रीट करते हैं। और जो फेटल एक्लूजन के जो जिनमें रिस्क होता है उसमें ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह देते हैं पेशेंट्स में, ठीक है। तो क्या कहते हैं जो ट्रांसफ्यूजन जो होती है उसकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि आयरन ओवरलोड हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी कम्बैट करने के लिए हम फिर डिफरेंट तरह के और कंपाउंड्स देते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स वगैरह देते हैं ताकि आयरन ओवरलोड जो होता है उसको प्रिवेंट किया जाए। तो आज का ये सफिशिएंट है बच्चों, अंडरस्टैंड कर लिया आपने प्रॉपर्ली? ठीक है, इसको पढ़ के आइएगा। और जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है कि ये जो ख़ास अफ्रीकन पेशेंट्स होते हैं इनमें मलेरिया की ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो क्या कहते हैं कम होती है, तो इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। ये आपकी बुक में ही दिया गया है, लिपन कॉम में एक पैराग्राफ में दिया गया है। जी 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 मैम एक क्वेश्चन है, इन पेशेंट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है? बेटे लाइफ स्पैन जो होता है ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं जैसे एक्चुअली क्या कहते हैं जैसे एंटीबायोटिक थेरेपी या फॉर जितनी भी इससे रिलेटेड क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन होती हैं, अगर इसको ट्रीट किया जा रहा है और क्या कहते हैं ट्रांसफ्यूजन भी दी जा रही है तो आई थिंक कि काफ़ी सर्वाइव कर जाते हैं ये पेशेंट। बहरहाल इसको इन डिटेल भी देखा जा सकता है कि इसमें इनका एग्जैक्ट लाइफ स्पैन जो है वो कितना होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट मैम, हाँ जी मैम जो हाइड्रोजाइगस पेशेंट होता है उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं होता? बेटे वो कैरियर तो होते हैं ना, कैरियर नहीं होते वो, क्या ख्याल है? यस होते हैं, Yes, कैरियर ma'am. होते हैं ना, कैरियर तो होते हैं वो। तो उसमें कैरियर होने की वजह से क्या बेनिफिट जनरेट होता है, ठीक है। वैसे तो ये Ma'am? होमोजाइगस है ना, ये डिजीज तो होमोजाइगस है, यानी ये सारे के सारे फीचर्स तो उसमें आएंगे ना जो होमोजाइगस है, ठीक है। इसी तरह है ना। यस मैम। लेकिन हेट्रोजाइगोट्स जो होते हैं वो भी तो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और उनमें क्या बेनिफिट आ सकता है इसकी वजह से, ये आपने पढ़ के आना है, ठीक है। ओके मैम हाँ हाँ जी बेटे। मैम आरबीसीज डिफॉर्म हो जी, गए तो बॉडी बेटे। में इस कहीं भी कैपिलरीज में रप्चर कर सकते हैं, ना के खास तौर पर हाँ लीवर जी। और स्प्लीन में। तो क्या फिर चीज? मैम उसकी सिम्टम क्या होगी? क्या होगा? आरबीसी जो सिकल्ड आरबीसीज है वो बॉडी में कहीं पे भी रप्चर कर सकते हैं। हाँ हाँ तो बेटे उसकी ब्रेक डाउन हो symptom जाएगी क्या ना, आएगी? उसके यही होगा सिम्टम कि जहाँ भी रप्चर करते हैं ये जहाँ भी हेमोलिसिस जो होता है वो होता है, वहाँ पे क्या होता है कि बिलिरुबिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से येलो डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की, ठीक है ना। आपने जॉइंटिस जब पढ़ा था आपने देखा था कि उसकी एक रीज़न ये सिकल सेल एनीमिया भी है, आपको याद आ रहा है? यस मैम। ठीक है, उसमें एक्सेसिव हेमोलिसिस हो जाता है, जब वो ब्रेक डाउन होती है और बिलिरुबिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है तो उसकी वजह से प्री हेपेटिक जॉइंटिस हो जाता है, यानी उसकी कॉन्जुगेशन की नौबत ही नहीं आती, ठीक है। तो पहले से ही जो है वो इतनी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ठीक है बच्चों, यस मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़।